CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक। उनसे मुलाकात के लिए रावलपिंडी में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एजाजुल हक साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो मुल्की हालात चल रहे हैं मेरे समेत मेरा ख्याल है कि सबको परेशानी है उसकी। आप हंसते हंसते बड़े शाइस्ता से अंदाज में अपने मुखालफिन को कड़वी कसैली बातें भी आसानी के साथ कर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि रिटायरमेंट का वक्त आ गया। यानी एक होता है ना, इंसान को ख्वाहिश होती है यार मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, और उसके लिए इंसान फिर तको-दो भी करता है और फिर कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से कभी असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इसलिए जिसको जो कहना होता है कह देते हैं। और मेरा ख्याल है कि लोग हंस के लेते हैं इसको। खसूसी तौर पर चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, अगर हम उन पे डायरेक्ट अटैक शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ फिर आप नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको गेट नंबर 4 से बगैर पास के भी एंट्री मिल जाती है, तो क्या वजह है कि आपके भी आजकल फ़ोन टेप हो रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख़ में हर शख्स जो आता है एक अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए, तो तनकीद भी होती है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख अगर ले लें सब कॉन्टिनेंट की, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ताहियात आर्मी चीफ। वो तो अल्लाह ताला ने फिर जो उनको शहादत देनी थी। और उसके बाद आने वाले तमाम जो आर्मी चीफ थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से बड़ा एहतराम का, बड़ा प्यार का रिश्ता है। मेरे वालिद भी नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग ही थे, पाकिस्तान बनने से लेकर आखिर तक। तो मेरे वालिद को भी बहुत से लोगों ने कहा जी आप वर्दी उतार दें, मुस्लिम लीग के सदर बन जाएं तो आपका मुकाबला ही कोई नहीं है। उनको इस बात का मेरे ख्याल में पता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना वो मेरी वर्दी है। यही परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैंने एक दफ़ा बताया, जब अफवाह फैली 2007 में कि एंड की बात है ये कि आप अब वर्दी उतार दें। मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा यार कि एज ए सिंसियर पाकिस्तानी या फ़ौज से मोहब्बत करने वालों में अगर मेरा है तो सिंसियर एडवाइस तो दे दूँ ना। तो मैं बड़े बहाने से ना उनको मिलने के लिए गया। दफ्तर में खड़े थे और जल्दी में थे उस दिन। कहने लगे कि हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहा नहीं आप बैठेंगे तो मैं बताऊँगा। बैठ गए, क्या बात है? मैं कहा जी ये अफवाह सुनी है। कहने लगे हाँ तो फिर क्या हुआ? ये फिर तो बहुत कुछ हो गया। क्या सुना है तुमने? मैं कहा मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह वर्दी उतार कर तो सियासत करने जा रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ मैं ये बताने आया हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हम नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी वर्दी है। और मैंने कहा मेरे वालिद साहब को भी बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने आया हूँ। तो उनके एकदम अब्रप्टली उन्होंने कहा ठीक है आप ये बात कर रहे हैं लेकिन प्रेशर भी तो होता है ना। तो मैं कहा सर अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो आप फिर घर चले जाएँ। तो उनको बुरा लगा मेरी बात, लेकिन मैंने कह दी उनको ये बात। कायद ने, जिनको हम अपना लीडर समझ, जिनके लिए हम जेलों में गए, 4 मरतबा मैं जेल गया, और 1-2 लोग थे पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन के अंदर ज़रा दिलेरी के साथ जो है वो आगे निकलते थे। शेख रशीद साहब हो गए, मैं हो गया, पूरे पाकिस्तान में यानी उनको लेकर हम गए नवाज शरीफ साहब को। जिस दिन उन्होंने बैठकर तनकीद की फ़ौज के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर, तो मुझसे नहीं रहा गया। मुल्क और कौम के लिए हमने 2 पब्लिक मीटिंग्स की और उसका जवाब दिया ताकि आइंदा ये बात बंद हो जाए। मौजूदा सूरत हाल में भी जहाँ जहाँ कोशिश होती है कि इन मामलात को सही करवाया जाए तो सही एडवाइस देने में कोई हर्ज नहीं। एजाज साहब, आप भी वैसे अपने घर की छानबीन कर लें, आजकल डिवाइसेस निकल रही हैं मुख्तलिफ घरों से। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आदत पड़ी हुई है टेलीफोन के ऊपर हम बहुत ही बकवास करते हैं। सही बात बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। 2-3 मरतबा ऐसी चीज़ें कह दी जिससे कि बहुत ही ज़्यादा शदीद रद्द अमल हुआ। लेकिन बात यह कि हम मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रहे ना। अगर कोई बात कर रहे हैं तो किसी नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। अगर 2-4 गालियाँ आदमी दे दे टेलीफोन के ऊपर तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं 1-2 कोई शटल डिप्लोमेसी तो नहीं कहेंगे, ऐसी मतलब मुल्की मुफाद में खान साहब से एक आधी मीटिंग हो गई, 2-3 यहाँ हो गई, एक पेशावर में चला गया मिलने के लिए। वो ये हुकूमत समझी कि ये कोई ख़ास तौर पे ये इदारों के और इसके दरमियान कोई पैगाम रसानी हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कोई चीज़ें होती हैं जो इंडिकेशंस होती हैं जो आगे कन्वे करनी चाहिए। तो उस पर फिर मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके, फ़ोन तो नहीं किया, उन्होंने कहा मिलना है, तो मैं चला गया मिलने के लिए। उन्होंने कहा यार तुम अपना ये टेलीफोन चेंज कर लो अपना। मैंने क्यों? कहते यार एंड्रॉयड बड़ा ख़तरनाक है। तो ये अगर आप बैठे हैं तो ट्रांसमीटर बन जाता है अगर बंद भी हो तो। मैंने कहा फिर क्या कौन सा? उन्होंने कहा आईफोन ले लें। तो ऐसे ही 2-3 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया तो ले भी लिया। और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमने कौन सी कोई ऐसी बात करनी है। अपने वालिद जनरल ज़ियाउल हक के साथ गुजरे हुए वक्त को कैसे याद करते हैं? एक तो उन्होंने पैसे कभी
ज़िंदगी भर जेब में नहीं रखे थे। जो कुछ आता था मेरी वालदा का जो अकाउंट था वो भी उनके नाम, तनख्वाह जाती थी वही हैंडल करती थी सब कुछ। जब वो शहीद हुए हैं तो उनके अकाउंट में 2,45,000 रुपये। ये जो घर है ये उनकी जो पेंशन वगैरह विदहोल्ड करते हैं ना, तो वो फिर जब रिलीज़ हुई कुछ इंश्योरेंस थी उससे ये घर बना था। अब आपको एक अजीब व गरीब बात सुनाता हूँ कि मैं बैंकर था तो लाजमी बात है आपकी तरह सूट टाई जूते बेहतरीन पहने। लंदन गया तो सेल लगी हुई थी, किस बैंक के काम से गया था, तो वहाँ से एक जूता मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। एक हमारे होते थे बड़े मशहूर बैंकर होते थे आगा सनाब्दी साहब, उनको मैं मिलने के लिए गया या कहीं मुलाकात हुई किसी फंक्शन में तो उन्होंने भी वही पहने हुए थे, मैंने भी वही पहने थे। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, हम छोटे से थे, हमने सेल में ले लिया। पाकिस्तान आया तो एक दिन मैंने अपना जूता पहना हुआ था, ऐसे मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा था, मैंने देखा कि बजाय मेरी तरफ देखने के जूते की तरफ देख रहे हैं। तो थोड़ी देर देखते रहे, कहते यार ये जूता बड़ा ज़बरदस्त है, कहाँ से लिया? तो मैंने कहा जी लंदन से लिया था। कितने का था? तो मैंने कीमत बताई तो वो परेशान हो गए, जैसे गुस्सा सा होता है, बड़े ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, जिस तरह मुझे प्यार से बुलाते थे मेरे निक नेम के साथ। हाँ, मैंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा यार ये इतना महंगा जूता पहन के तुम चलते कैसे हो? और उनका शौक क्या था कि मैं आऊँ आपके लिए क्या लेकर आऊँ, कभी कहता जराबें ले आना और बनियान ले आना, बस। अभी कोई शौक का नहीं उन्होंने इजहार किया। हालांकि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सिवाय जुम्मे के कभी शलवार कमीज़ नहीं, कम ही पहनते थे वो। कहीं ट्रैवल करना है, पीआई वालों को पता लगना जी कि प्रेसिडेंट की चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की औलाद आई है तो वो लाजमी बात है अपग्रेड करो जी, इनको फर्स्ट क्लास में बैठाओ जी। हम खौफ से आगे नहीं अपग्रेड होते थे कि अगर पता लग गया कि हमारा इकॉनमी का टिकट है और हम कहीं अपग्रेड होकर चले गए, हालांकि सारी दुनिया होती थी, हमारी जरूरत नहीं थी, हम इकॉनमी में अगली रो में हमेशा बैठ के हमने ट्रेवल किया। आपने फ़ौजी माहौल में आंख खोली, बैरून मुल्क से तालीम भी हासिल की, खुद आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल क्यों नहीं आया? 49 शॉर्ट कोर्स था, ये सारों से सीनियर हूँ मैं जितने जितने अभी गुजरे हैं ना माजी करीब में, इन सब से मैं सीनियर हूँ। अच्छा। तो अप्लाई किया, माशाल्लाह तकरीबन हो भी गया था। मेरे वाले साहब आए थे जॉर्डन से, आने से पहले कहीं उनको ना वहाँ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ किसी से बात कर रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो अभी ऐसी पोजीशन पे आ गया कि मतलब ही हैज़ टू कंटिन्यू स्टडीज़ वगैरह वगैरह। तो उसने कहा अमेरिका भेजो उसको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। खैर उन्होंने खुद ही थोड़ी बहुत रिसर्च की और अप्लाई करवा दिया। तो आया तो एक दिन मैं बैठा हुआ था उनके साथ, मतलब बिस्तरे पर लेटे हुए थे, एक तरफ वो लेटे हुए थे, एक तरफ मैं लेटे हुआ था। मुझे कहने लगा क्या करना है अब आगे? भाई ये फ़ौज में जा रहे हैं तो पढ़ाई को क्यों नहीं कंटिन्यू करते? मैं ये पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे आगे जाके, तो पढ़ाई करके करना क्या है? उनको शौक था कि डॉक्टर बने ना। एक बहन मेरी डॉक्टर है, एक भाई मेरा डॉक्टर है, तो मुझे भी बड़ी कोशिश की डॉक्टर बनाने के लिए। आई थी फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन बॉटनी में ज़ूलॉजी में नंबर सबसे कम थे मेरे, दाखिला नहीं मिला। तो आगे फिर क्या अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, बीए करें फिर फलाना करें? तो उन्होंने कहा बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए। मैंने कहा कैसे बाहर चले जाएँ? उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसे मेरे बचें तो दाखिला भी तकरीबन तुम्हारा करवा दिया। तो मैंने कहा जी कौन सी यूनिवर्सिटी का? थोड़ी रिसर्च, सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी थी, कार्बनडेल, इलिनॉय के शिकागो से 250 किलोमीटर आगे। तो मैंने कहा ये तो ख़र्चा बड़ा आएगा। उन्होंने कोई बात नहीं, मेरे ये सेविंग है $700, एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी और हॉस्टल में रहना होगा और उसके बाद बस अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं चला गया अमेरिका पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़ौज छोड़ दी? वो फ़ौज छोड़ दी। फिर मैंने कहा यार हर एक को शौक़ होता है फिरने टुरने का, उससे ज़रा एक्साइटमेंट हो गई थी। तो जब कहा यार पढ़ने अमेरिका जाना है तो मैं चलो अमेरिका भी देख लें। वहाँ जाके फिर पढ़ाई की, फिर वहीं नौकरी स्टार्ट हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मतलब नो रिग्रेट्स बेसिकली। जनरल ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ तबाह होने से पहले आप तो मज़े से बैंक ऑफ अमेरिका की नौकरी कर रहे थे और जनरल साहब आपको सियासत से दूर भी रखना चाहते थे, तो फिर किसके कहने पर सियासत में कदम रखा? देखिए ये अजीब व गरीब हमारे साथ हुआ। एक तो कोई पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ सिवाय एक आधी मीटिंग हुई होगी चौधरी शुजात के साथ और एक आधी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, वो भी फंक्शंस के अंदर। मैं ये लोगों को कहता हूँ देखें आप करते कुछ हैं होता कुछ है। हमसे गलती ये हुई कि हमने फिर उस हादसे की तहकीक शुरू कर दी फ़ौरन, यानी हमें इधर उधर से खबरें आनी शुरू हो गई, पोस्टमार्टम रोक दिया, डॉक्टरों को ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने आके सोचा कि हम सियासत में जाएँ, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, लेकिन अदारों के सरबराहों ने आगे मेरी वालदा को 2-2.5 घंटे और फिर हमें 2-2.5 घंटे कन्विंस किया कि कहीं सियासत में आने का ऐलान न कर देना। इतने खौफज़दा थे सब। खैर फिर 1990 में मेरे लोगों के कहने पे ना हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जलंधर से हम उठ कर यहाँ पर आए। वालदा मेरी कंपाला में युगांडा में पैदा हुई, शादी मॉडल टाउन लाहौर में हुई मेरे वालिद की, 4 लोग गए थे निकाह में। तो ऐसे कोई नहीं था कि जहाँ पे, लेकिन टोबा टेक सिंह से रावलपिंडी, ये जहाँ हम बैठे हुए, जब भावनगर में चला गया हूँ वहाँ से फिर कोई मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था, ना कभी ज़िंदगी में वहाँ गया था, ना कोई ज़मीन, ना कोई घर, ना कुछ। तो ये अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और इंसान को कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में आपने उनसे मुलाकातों का आगाज़ किया और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक मुसालियतकार
का किरदार अदा करना शुरू किया। तो ये आपने खुद से सोचा या किसी के कहने पर किया? देखिए, किसी के कहने पर नहीं किया। मुझे ये मालूम था कि मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जनवरी फरवरी से इल्म हो गया था मुझे ये नहीं पता था कि ऑल्टरनेट क्या है। और जब मैंने देखा ये बांध की बोली बोलने वाले, यानी पीपल्स पार्टी हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, उससे लेकर और फिर PDM के अंदर जितनी पाकिस्तान की जमातें सब शामिल हुई हुई हैं, तो मुझे नज़र आ रहा था कि आगे चल कर ना ये जो खिचड़ी पक रही है इसने पाकिस्तान को तबाह कर दें। उस वक्त मैंने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इन मामलात को सीधा करवाया जाए। और माजी में आप यकीन करें 1 या 2 मरतबा बिल्कुल यही सिचुएशन थी, पर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, कुछ अरसे के लिए उसको डिले करवा। कोशिश उस वक्त भी की, लेकिन वो अगला जब सुनता नहीं तो फिर क्या करें उसके साथ। आपके ख्याल में इमरान खान साहब की वो कौन सी गलतियां थी जो बकौल इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में निकली? देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना इंसान की मरदम शनासी, कि यू शुड नो एज ए स्टेट्समैन कि यू शुड हैव द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। ही हैड ऑल द रॉन्ग पीपल इन द राइट प्लेस। एक आदमी को आप जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। एक फैक्ट्री का जितना भी मुफ्ता साहब बड़े पढ़े लिखे होंगे, मेरे बड़े करीबी ताल्लुक़ हैं, लेकिन आपका मतलब फाइनेंस के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं है। आप एक कैंडी फैक्ट्री चला रहे हैं, टॉफ़ियाँ बनाएं, बिस्किट बनाएं, लोगों को खिलाएं। दूसरी बात यह है, एक स्टेज आती है जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं ना, वो आप समझते हैं कि ये मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, लेकिन वो नहीं होती। पाकिस्तान में सियासतदानों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन बयानिए पर यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन आप इमरान खान को सच्चा मानते हैं। बात सबूत की नहीं होती, बात बयानिए की होती और टाइमिंग की होती। आपका तो चूरन किसी वक्त भी बिक जाए तो बिक जाता है, तो इमरान खान का अगर चूरन बिक गया तो आप उसको कोई रोक तो नहीं सकता ना। और अगर अवाम ने आपका नैरेटिव ले लिया और आपके कहने पर जब हज़ारों लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं और आप वहाँ मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसको भी संभालना बड़ा मुश्किल है आगे चल। उनसे पूछें जाकर कभी खान साहब से कि यार चलें, अगर आपको शौक़ है कि मैं आऊँ हुकूमत के अंदर, आपने कोई होमवर्क किया? जैसे अब मौजूदा हुकूमत है, 2.5 दिन में इनका हनीमून ख़त्म हो गया। कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, बस ये है कि कुर्सी मिल जाए हमें। आप कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने का मकसद पाकिस्तान को 3D करना है, कि यानी डी न्यूक्लियराइज, डी मिलिटराइज और डी इस्लामाइज करना चाहते हैं। क्या इस बात का अदराक उन हलकों को भी है जो ताकत का मंबा है? देखिए, ये कोई खाली इमरान खान के वक्त से शुरू नहीं हुआ, ये बड़ा पुराना शुरू हुआ है। डी इस्लामाइज, डी न्यूक्लियराइज, डी मिलिटराइज। अब एक दुनिया तब्दीली की तरफ जा रही है। अब आपने अपने पैरों पर खड़े होना है। पाकिस्तान का सर्वाइवल है कि आपकी इकॉनमी ठीक होनी चाहिए। ये आपको तीनों चीज़ें जो कैसे अचीव करेंगे? अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात शुरू से ही अच्छे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए ना। तो जब ये चीज़ें आपको मालूम है तो आप फिर क्यों नहीं अदारे मुदाखलत कर रहे हैं? भाई, अदारे मुदाखलत तब करेंगे जब आप काम सही नहीं करेंगे। आप क्यों उनको मौका देते हैं मुदाखलत करने का? पाकिस्तान के अंदर ISI है, हिंदुस्तान के अंदर रॉ है, अमेरिका के अंदर पेंटागन है और मुसाद है, उधर KGB के वहाँ पर है। हर हुकूमत उनकी इनपुट के बगैर नहीं चलती। हम कहते हैं कि फ़ौज जो है वो उसको बंद डड़बे में बंद कर दें और हम जो अयाशी करना चाहते हैं हम करते रहें और हम जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें। ये स्ट्रेटिजिक इशूज़ के ऊपर जो डिफेंस रिलेटेड हैं, जो हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड हैं, यू हैव टू टेक द इनपुट। और आपको इस काबिल होना चाहिए, आपको एज ए स्टेट्समैन, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो आप अदारों को इस तरह से साथ लेकर चलें कि वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर भी रहें, उससे तजावज़ ना करें, और तजावज़ तब नहीं करेंगे जब आप उनको मौका नहीं देंगे। इमरान खान की हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत मिसाली ताल्लुकात थे, आपस में दूरियां क्यों पैदा हुई? वो आदत होती है ना हमारे हुक्मरानों को 100 जूते 100 प्याज खाने की। माजी में भी ये होता रहे। मतलब एक DG के पीछे मतलब झगड़ा, यानी कि हाँ प्रोगेटिव उसका है, प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन आप माजी को थोड़ा सा देख लें यार। आप कहते हैं कि इंडिया तजारत की गर्ज से अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान में वागा से तूरखम तक का तजारती रास्ता चाहता है, तो ये क्या पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा? पाकिस्तान के हक़ में एक ही ट्रम्प कार्ड है आपके हाथ में, जिस दिन वो आपने दे दिया तो आप फारग हो जाएंगे। हिंदुस्तान की ये 80s की ख्वाहिश है, यानी मेरे वाले साहब जब थे तो उस वक्त से हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश थी। मुझे याद है कि एक दो इंदिरा गांधी का जब देखा कि अफ़गानिस्तान का जहाद अब जो है वो तकमील की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने फ़ोन किया था मेरे वाले साहब कि अगर हम कुछ कर सकें इस मामले में, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जहाँ बैठे वहाँ बैठे रहें। देखें ना एक्सेस कितना मिलता है आपका, एक वहाँ से बनता है इकोनॉमिक एक्सेस बनता है, नॉट ओनली टू अफगानिस्तान बट टू सेंट्रल एशिया, नॉट ओनली टू सेंट्रल एशिया बट टू सोवियत यूनियन एंड टू टर्की। वो मर रहे हैं, अगर ये एक्सेस उनको दिया होता तो जितना वहाँ पे वो जो था चीज़ें छोड़ के चले गए, हेलीकॉप्टर और मलबा जितना पड़ा हुआ था,
वो तो मिट्टल और चिट्टल और ये सारे उठा के ले जाते वहाँ से। वो तो सिर्फ बाय एयर ले जाना उनके लिए बड़ा एक्सपेंसिव था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया पीछे, और वो माले गनीमत मिल गया तालिबान को, वरना वो सारा इंडिया चला जाना था इनके जाने से पहले। एक्सेस, मैं नहीं कहता एक्सेस ना दें, कश्मीर का मसला हल कर दें, जो भी करना है, लेट द पीपल डिसाइड। असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपका सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा, और फिर वही 3 चीज़ें आ जाएंगी बीच में। खाने में क्या पसंद करते हैं? हर किस्म की वो चीज़ जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती वो खाते हैं और साथ साथ ही दबा के एक्सरसाइज भी करते हैं। पकाने का भी एक ज़माने में शौक़ था। वाह। मेरी जो वाइफ हैं, जब हमारी शादी हो गई तो शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, 19 एज थी। शादी होकर लंदन गए, फिर उसके बाद आयरलैंड गए। उसको भी इनिशियली खाना पकाना जो है ना वो मैंने सिखाया। वाह। तो बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं आती थी, पुलाव बना लिया, कीमा बना लिया, भिंडियाँ बना ली, मतलब इस किस्म की चीज़ें जो बेसिक होती हैं। आपकी और नवाज शरीफ साहब की रफाकत भी बड़ी लंबी चली, वो तो पाए निहारी वगैरह बड़े शौक से खाते हैं, तो क्या आप भी उस किस्म के खाने खाते हैं? मतलब हम वो डेली बेसिस पे नहीं है, लेकिन ये है कि 1-2 महीने 3 महीने के बाद खा लिया। नवाज शरीफ साहब को इतना शौक़ था कि एक दफ़ा हम शेख रशीद साहब थे उन दिनों में जेल में, तो हम वहाँ जा रहे थे, तो जहाज़ था फोकर, तकरीबन उस फोकर के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर से भावलपुर जाना था फोकर। कहने लगे यार वो नीले गुंबद पे जो चने, वो चने खाने को दिल कर रहा है। उन दिनों में टेलीफोन तो, मोबाइल तो थे नहीं, वो एक बड़ा होता था पाकटेल का जो पहला आया था ना, तो जहाज़ जब नीचे जा रहा था थोड़े थोड़े सिग्नल आ रहे थे गुजरांवाला के ऊपर से, तो वहीं से उन्होंने अपने घर फ़ोन करके किसी को कहा यार वो लेके एयरपोर्ट पहुँचाओ। कराची जब जाते थे ना तो वो बंस रोड के कहीं लस्सी वाला बड़ा मशहूर था एक, तो वहाँ कभी कभी ड्राइव करके जाते थे। कहते हैं जो सदर ममनून हुसैन थे, ये भी इनके लिए कोई ख़ास दही भल्ले वगैरह लेके आया करते थे। उनको भी शौक़ था। ममनून हुसैन भी अच्छे आदमी, शरीफ आदमी थे, यानी कि खामोश तबाह, और उनकी इन्हीं मेहरबानियों की वजह से उनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब दिया। जनरल साहब क्या खाया करते थे? पुलाव वगैरह भी था, लेकिन उनका फेवरेट होता था आलू गोश्त, और कभी कोई दाल या सब्ज़ी। वो आलू गोश्त हमारे घर में इतना पकता था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया जब खाने के लिए आते थे कि जनरल साहब साढ़े वास्ते कुछ और बनवा लें। तो उसको फिर उन्होंने कह दिया जी हाँ आर्मी हाउस में आज खाना है, अच्छा वो आलू गोश्त ही होएगा। शौक़ तो उनको भी था, लेकिन बहुत थोड़ा खाते थे, यानी दोपहर को कुछ दही वही खा लिया, सुबह एक टोस्ट, और रात में भी 1 आधी रोटी 2 रोटियाँ खाई बैठ के। पर एक शौक़ होता था उनको कि शाम को जब मैं घर आऊँ तो अमूमन उनको टाइम नहीं मिलता था, तो रात फारग ही होते थे बहुत लेट, तो खाना सब बैठ कर खाएँ एक साथ। नाश्ते पर उनकी छोटी बहन जैन ज़िया से भी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मैं बताया ना इमरान खान भाई से पहले मुलाकात हुई, आजकल बड़ा शौक़ है इसको, अब मेरे साथ पीछे पड़ी हुई है, मुझे नहीं बताया। क्योंकि शुरू से आते हैं। हाँ। जुनैद साहब को फ़ोन किया मैंने मिलने आना है, आर्मी चीफ को फ़ोन किया मैंने मिलने आना है, तो चली जाती। इमरान खान को फ़ोन किया, मैं बताया बीबी जो है नईमुल हक भाई फौत हो गए, तो गई मिलने के लिए, तो बैठी रही कुछ 40-45 मिनट। तो उन्होंने कहा आप क्यों आई हैं मिलने के लिए? तो इसने कहा कि मेरे जो अब्बू हैं ना, उन्होंने जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए 2% कोटा किया था, तो मैं आपको बताने आई हूँ आप 5% कर दो। मैं तो उन्होंने कहा इसको नोट करो, ये अच्छी बात की है इसने, याद है? हाँ। जब बीबी गई है मिलने के लिए, अब कह रही है मैं दोबारा जाना है, वीलॉग बनाना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, वीडियो, तस्वीर और बस। मैं कहा चाहे वो वैसे ही नहीं पिलाते। जैन, आप एजाजुल हक साहब को अब्बू कहती हैं, वो क्यों? इधर भाई मेरा अब्बू है, मेरा भाई है, मेरी दूध है, बहुत अच्छी है, और वो जब ताकाब करती है फिर उसके बाद फिर उधर आएगा मेरा रूम में उठे बैठी है, गपशप करी है, बहुत अच्छी, बहुत ख्याल करती है। बीबी को कह जाइए बीबी कहाँ जल है, मैं बोला मैं लाहौर जा रही हूँ, बीबी कहती है मैं मई जा रही हूँ, ठीक भी जाए, बीबी बोला ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल करो। मैं क्या मैं बच्ची रही हूँ, मैं पढ़ी हूँ, मैं क्या मुझे ख्याल करती। और इंडिया टू टाइप की शत्रुघ्न सिन्हा इसका बहुत भाई, बच्ची बड़ी मशहूर हो गई सोनाक्षी। हाँ। वो इसको फुप्पी कहती है, और दोनों बच्चे इतने से थे जब उनको लेकर आई घर में। एक का नाम है अरफ, हाँ,
एक अलाब कुछ हाँ। तो ये पीसी में गई किसी साज के, वो होता है हमेशा साथ, जब से पैदा हुई है वो साथ होते हैं। तो वहाँ वो लिफ्ट से उतर रहे थे, ये लिफ्ट के लिए खड़ी थी। जैसे ही उतरी उसने देखा तो उसको पकड़ के कि मैं घर लेके जाना है। तो घर ला के अब्बू से मिलवाया, खैर वो पता तो लग गया था कौन है। फिर एनेक्सी में वो ठहरे वहाँ से, तो वहाँ से दोस्ती हो गई। तो अब ये 2 दफ़ा अकेली इंडिया गई है और तमाम वहाँ के जितने स्टार्स हैं उनको मिली। सलमान खान से मिली। वो पता क्या करती है, वो अपना मोबाइल बीबी यहाँ बैठी है और वो अपना मोबाइल, मैं बोले क्या कर रही हूँ, मोबाइल बंद करो, पैसे कब करो और चल भर कर बाकी की बेटी है। उसने कहा कि बाकी रोब है इसका, ये शाहरुख की बेटी है। तो ये माशाल्लाह टोटली इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस इसलिए मेरे वालिद ने, यानी ये वाहिद होती थी ज़हन, कितनी ही अहम मीटिंग होती, अगर ये दरवाजे से अंदर आ गई है ना और उसने कहा अब्बू बाहर आओ, मतलब वो 1 मिनट नहीं लगाते थे कि मैं जाऊँ ना। बोला अच्छा शौक चढ़ गया कि हाथी लेना है, अब्बू का मुझे हाथी चाहिए। तो श्रीलंका से हाथी भी आ गया, बेचारा फौत हो गया। पता क्या हुआ, वो नहीं वो फिल्म बताओ ना। मुझे पता नहीं, मेरा अबू पहले दुआ कर लबाश बोली, मैं दुआ कर अल्लाह भैया बड़ी आती मेरी चाहती हाथी मेरा साथी फिल्म देखी। मुझे दो। अब बोला मैं अबू चपराई जाए, बोला क्या, अब बोला जी आओ बाइल, मैं कहा अच्छा। अब बोला अब अखी बंद कर, मैं क्या क्यों, अब बोला मेरा हाथ लाए, मैं क्या ये क्या है, बोले आप बताओ, ओ आती भी चाहती। मैं कहा ओ भाई गॉड, मैं कहा अब क्या बताए, अब बोला अल्लाह बताए। आप तो एजाजुल हक साहब की इलेक्शन कैंपेन्स में भी हिस्सा लेती हैं, तो क्या आपको खुद भी सियासत में आने का शौक है? बहुत। बीबी जाती है लेडीज़ में, बात करती है वहाँ, उनको समझाती है सब बातें और खुद भी बड़ा शौक है। हाँ। हो मैंने कहा कभी आपको ना फिर इंशाल्लाह सेनेटर बनाए। हाँ आपने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है। हाँ ट्रस्ट, पता मैं क्यों बुलाया जी, मेरा अब्बू वो शहीद, पहले अब्बू मुझे बोला था जी आप भविष्य आप जी ये काम कर ले, मैं अब्बू भविष्य नाम क्या है, मैं बोला नाम क्या है, अब बोला तवक्कल, मैं क्या है, बोला शकीन अल्लाह भैया। ऐसे एक बात है, मेरा दिल है मुझे हलवा चाहिए, एक मैं नहीं बोला, मैं अल्लाह भैया बोलो दूसरे के दिल में डाल देगा क्या। तो ये अभी तमाम स्कूलों में स्पेशल चिल्ड्रन के भी दूसरे भी वहाँ पे जाकर बुक्स, बैग्स, छतरियाँ, कॉपी, पेंसिल्स, बहुत काम किया बीबी ने, अल्लाह शुक्र है माशाल्लाह। साइन लैंग्वेज बेहतरीन एक्सपर्ट की हैसियत से, और इंटरनेशनली इसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ 1-1 घंटा साइन लैंग्वेज से भी बात करती है। रोमेनिया तक अकेली गई है, स्काइप पे रब्ता था, उन्होंने इनवाइट किया, फिर उनको पाकिस्तान इनवाइट किया। नवाज शरीफ भी आपके भाई हैं, काफ़ी अरसे से लंदन में हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? नवाज शरीफ भाई कुछ नहीं बोलना मैं बोलो की रॉक के वाले मैं बोलो की नवाज शरीफ भाई पहले बहुत अच्छा, बहुत प्यार करती, मैं भी करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरा अब्बू बोला था नवाज शरीफ मेरा पिता है, मैं कहा ठीक है। नवाज शरीफ भाई बोला जी आप दुआ करो, मैं प्राइवेट मैं कहा फिक्र ला करो आप, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर उसके बाद वो चलिए चौधरी राम, फिर उसके बाद बहुत अच्छा कब जब भी बीबी गई उम्र के लिए तो एक दिन नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, मेरा भाई है, अभी भी भाई है। आखिरी टेनोर में इसने 5-6 दफ़ा पैगाम दिया, वो मिला नहीं है, उसके बाद से काम ख़राब हो गया फिर उसका। हमने सुना है कि आप जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला पूरी कर देता है, तो ये बताएं कि इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा? जो बाकी दल अच्छा है वो प्राइवेट चलाए, जो बाकी दल अच्छा नहीं है वो लाए, ये दुआ है इसकी। एक और बात है, और इब्राकान है ना, इब्राकान यही वाला है। अच्छा आप नाश्ता करो। वो बात है ना, वो बात साफ बात करता है, साफ। कुछ अरसे बाद सदारती निज़ाम की बाज़गश्त सुनाई देती है। क्या पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में ऐसा मुमकिन है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना पाकिस्तान में फेल हो चुका है, क्योंकि ये चलता है ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी और एथिक्स पे। बरतानवी हमने तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ है,
जमहूरियत का, लेकिन बरतानिया का तो सदर जो है वो एक छोटी सी गलती पे इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। पाकिस्तान का जो मुश्किल रही है पाकिस्तान की इसलिए इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कि हर चीज़ जो है ना एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, बजाय इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द घूमने के शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस वजह से ये पार्लिमानी निज़ाम मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि फेल हो चुका है। जब तक इसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स ना लेकर आएँ, चेक्स एंड बैलेंसेस ना लेकर आए और अकाउंटेबिलिटी ना लेकर आए। आप 5th जनरेशन वार को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान को सियासी और दिफाई महाज पर किन चैलेंजेस का सामना है? दुश्मन को सबसे एज कहाँ पे मिलता है? जब आप उन अदारों को जिन अदारों का इन्हिसार है आपके दफा के लिए, या जो अदारे अगर आप उनको मुतनाज़ बना दें तो आप समझ लें कि आप जंग जीत गए, फिर आपको बाहर से हमला करने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ लेटली जो सोशल मीडिया के अंदर चाहे वो किसी हवाले से भी हुआ है, अदारों को हमने मुतनाज़ बना दिया, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक खौफज़दा बात है और इसका तदारुक करना चाहिए। वो दूसरा मैं ये कहता हूँ कि रिश्ता अदारों के, माँ बाप के, खावंद बीवी के, बच्चों और बाप के दरमियान एक बड़ी थिन लाइन होती है। जब वो लाइन क्रॉस हो ना, अगर उसी वक्त ना रोका जाए तो फिर हर कोई उसको क्रॉस करेगा। तो वो पोजीशन नहीं लानी चाहिए थी जहाँ पर के वो लाइन क्रॉस हो जाए। क्या नवंबर से पहले कोई बड़ी तैनाती की जा सकती है? तैनाती बड़ी तो एक ही होनी है नवंबर में जी। मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले, लेकिन मतलब अमूमन जो ट्रेडिशन रही है सवाए एक मरतबा के 3-4 महीने पहले ऐलान कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि अमूमन 3-4 हफ्ते पहले ही ऐलानात होते हैं। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि कोई पहले उससे कुछ ऐसा हो। क्या इमरान खान आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे? एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप मुझसे पूछें बगैर किसी की हमदर्दी के, एज ए न्यूट्रल बंदा, अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं या अगले 3 माह में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ही विल कम बैक विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी और हैरान कौन नताइज आएंगे। जिस तरह भी आपने देखा कि बाई इलेक्शंस में लाहौर जो कि गढ़ है PMLN का, उसमें से 4 में से 3 सीटें जो हैं वो PTI ने निकाल ली। यही ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चलेगा, बल्कि सिंध में भी भूचाल आएगा सियासी। मरी रोड पर वाक़े मुस्लिम लीग ज़िया के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आए, पार्टी उहदेदारान से मुलाकात की। अगर रवां बरस इलेक्शन हो जाएं तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी एक सियासतदान की हैसियत से तो 24/7 रहती है, लेकिन इलेक्शंस तो इलेक्शंस होते हैं और लोगों के साथ रब्ता रखते हैं वहाँ पे। क्या PTI से भी कोई अलायंस का इम्कान है? अलायंस कई दफ़ा आपके हक में जाता है, कई दफ़ा अगेंस्ट भी चला जाता है। तो पिछला इलेक्शन भी हमने PTI के साथ अलायंस में लड़ा था, कोई वजूहत बहुत सी थी, कामयाबी नहीं हुई। अगले इलेक्शन भी देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी तो छोटी जमात है ना, तो हम अपनी जमात से कुछ लोगों को इस दफ़ा ज़्यादा लोगों को खड़ा भी करेंगे, ज़्यादा हल्कों पर तवज्जो देंगे। किसी ना किसी जमात के साथ, जब छोटी जमात हो तो अलायंस के साथ ही लड़ा जाता है इलेक्शन। हारूनाबाद से अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो कौन सी 3 डेवलपमेंट्स तरजीही बुनियादों पर करेंगे? देखिए, वहाँ सबसे बड़ा मसला 2002 में जब मैं पहली दफ़ा गया था, 190 गांव में बिजली नहीं थी वहाँ। तो हमने वो 190 गांव प्लस जो छोटे छोटे ढोक और छोटे छोटे जगहें थी वहाँ तक बिजली पहुँचाई थी। हारूनाबाद का सबसे बड़ा मसला पानी का, तो कोशिश ये होनी है। उसके लिए 2 दफ़ा रेनोवेशन के लिए पैसे मैंने लिए जब परवेज़ इलाही पिछली दफ़ा चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो काम बीच में रह गया। तो ये हमारी अवलीन तरजीह होनी है कि वहाँ पर पानी की वाराबंदी ख़त्म हो और पानी लोगों को सही मैसर हो। आप कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन ज़्यादातर मैनेज होता है, तो PTI जो 20 में से 15 सीटें जीत गई है, तो आपकी क्या राय है? क्या मैनेज करने वालों से इस बार मैनेज नहीं हो सका? नहीं, मैनेज करने वालों ने मैनेज किया नहीं। और दूसरी जो अच्छी बात हुई है इस दफ़ा कि जो वज़ीर आला था वो बेख्तियार था, तो अगर वो वज़ीर आला होता तो लाज़मी बात है उसने कोशिश करनी थी। पंजाब में वज़ीर आला के रन ऑफ इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, इस सारे अमल के पीछे किसका गेम प्लान था? किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? बड़ी अजीब व गरीब पाकिस्तान की तारीख में यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओपन ऑक्शंस हुई हैं। यानी होती ज़रूर थी, लेकिन वो सारी चीज़ें खुफिया तरीके से की गई। यहाँ तो ओपनली, ब्लंटली, नेकेड, यानी कि
एक नंगे तरीके से काम हो रहा था। फिर जो पंजाब का पहला इलेक्शन हुआ, रन ऑफ तो बाद में हुआ, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी देख लें आपने, पूरा दिन लगा, रोल लिए गए ना, पूरा रोल लिए गए वहाँ। तो उस दिन तो स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर गैलरी में खड़ा होके ऐलान कर दिया कि इतने वोट पड़ गए, तो फिर सबको भुगतना भी पड़ा वो। तो ये चीज़ें जो है ये जमहूरियत को बदनाम करती हैं। कहते हैं ना, इक़्तिदार से लटके रहने का जो ख्वाहिश थी इनकी, उसने इनको नुकसान पहुँचाया। आपके ख्याल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने ये सब कुछ अज़ खुद किया? नहीं, अज़ खुद तो इतना अक्लमंद होता तो फिर ये आपको डाका डालने के लिए भी होशियार होना पड़ता है। तो कई दो आप पकड़े जाते हैं डाका डालते हुए भी। तो ये जो कुछ भी हुआ ये सब मैनेज था, वो पहले से सबको पता था। वज़ीर आला पंजाब के बारे में अदालती फ़ैसले को मरियम नवाज़ ने अदालती मार्शल लॉ करार दिया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालती इख्तियारात कम करने की बात कर रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये इन्होंने कहा कि जुडिशल कू है, पहले ये कहते थे जुडिशल मर्डर हुआ है। या तो दोनों गलत थे या दोनों सही हैं। तो जो इनके हक़ में फ़ैसला आ जाए वो ठीक है, जब ना आए तो ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी कर देते हैं, जजों को बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी अदालती निज़ाम को आप ख़राब करेंगे और इंसाफ नहीं होगा तो फिर हुकूमतें काम नहीं कर सकेंगी। हज़ारा कॉलोनी में कायम जामिया उस्मानिया ज़ुहरातुल अतफ़ाल आए, कारी अमीनुल हसनात ने ज़ुहराना दिया। लीग ज़िया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला खान के घर आए। पंजाब में आसिफ अली जरदारी के सियासी दावपेच से जो सियासी और आइनी बहरान आया है, क्या आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह बना पाएगी? देखिए, उनकी कोशिश तो यही है और ये सारी एक्टिविटी जो हुई है इस पर मैंने एक ट्वीट किया था जो उनको पसंद नहीं आया। सिंध का माल गनीमत जो है वो पंजाब में लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स के अंदर जब एक दफ़ा आप पीछे चले हैं ना, तो फिर उस स्पेस को जो आप देते हैं जब कोई और ले लेता है तो उसको फिर दोबारा भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जरदारी साहब की अपनी एज, उनकी एक्टिविटी, उनकी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती उनको कि वो इस तरह से एक्टिवली पंजाब का दौरा करें। और बच्चे अभी उनके सारी तकरीबन बड़े नाइव हैं, पॉलिटिक्स के अंदर नए नए आए हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में उन्हें इतना इल्म भी नहीं है कि यहाँ की क्या रवायत हैं, क्या कल्चर है। इस वक्त जो सियासी हवा चल पड़ी है, क्या सिंध में पीटीआई पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा सीटें ले पाएगी? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो कराची के अंदर MQM की जो स्पेस है वो तो मैं कह सकता हूँ कि PTI उसको ले लेगी। कराची में सिवाय एक आधी सीट के पीपल्स पार्टी के पास और कुछ है भी नहीं। मुझे तो इंटीरियर में भी लग रहा है ख़तरा। सिंध की तरक्की की यही सूरत हाल रही जो अभी बारिशों में हमें देखने को मिला है। वैक्यूम है एक बहुत बड़ा, जिससे PMLN ने बिल्कुल बैक गियर लगा लिया, रिवर्स। उनका वहाँ पर सिंध में कुछ नहीं रहा। पीपल्स पार्टी भी क्योंकि डिलीवर नहीं कर सकी, इस वक्त वो चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जोर पर, खौफ ज़दा करके लोगों को। लेकिन इलेक्शंस में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत की PTI ने तो इनको एक बहुत बड़ी वहाँ पर भी एक अक्सरियत मिल सकती है। सियासी पंडितों की राय ये है, आसिफ अली जरदारी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है। आपका क्या ख्याल है? आर्जी तौर पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल तौर पे मैं उस पर यकीन नहीं रखता।
मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा हो। जब वो बैसाखियों का सहारा लेगा, ज़्यादातर अब मुंह के बल ही गिरते हैं। क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की हैसियत से देखते हैं? पाकिस्तान में किसी चीज़ की बईद नहीं कर सकते आप, किसी चीज़ से भी। एक ज़माना था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा अगर ये कभी सुनने में आया कि भाई ये फ़लाँ जगह पे आ जाएगा, मैं कहा मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा। कुछ अरसे बाद मैंने तो मुल्क छोड़ा नहीं, लेकिन वो साहब वहाँ पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकते कौन कहाँ किस वक्त क्या हो जाएगा। क्या हम मुस्तकबिल में कभी उम्मीद कर सकते हैं आपका और मुस्लिम लीग नवाज़ का आपस में कोई अलाइंस बन जाएगा? मैं ना भी नहीं कह सकता, हाँ भी नहीं कह सकता। पाकिस्तान की सियासत में मैं उस दिन मैंने कहा था यहाँ कुछ भी हो सकता है, जिस दिन चौधरी शुजात ने और परवेज़ इलाही ने आसिफ जरदारी से हाथ मिलाकर नायब वज़ीर आज़म बन गए थे। तो ऐसा धचका उनको नहीं लगा होगा जैसे मुझे लगा था। मैंने कहा अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की कमान मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी है। क्या उन्हें शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं है? देखिए, शुरू से ही मामलात इस किस्म के रहे हैं। जो ट्रबल शूटिंग हुआ करती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शुरू से वो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब किया करते थे। यानी तासुर सियासी तौर पे ये था कि नवाज शरीफ बिगाड़ते हैं और ये ठीक करते हैं। लेकिन 3 मरतबा जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये कहा गया कि इनको हटा दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब आ जाएं। तो वो मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ ना, उस वजह से वो अब बच्चों की वजह से डिवाइड बढ़ गया। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, यानी आपस में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये आपस में इस किस्म की बॉन्डिंग जो है ख़त्म हो सकती है। लेकिन हमारे नहीं सुनने में आ रहा है कि बच्चों की वजह से यहाँ तक पहुँच गए वो भी। आपके और मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात आजकल कैसे हैं? मेरी काफ़ी अरसे से बातचीत नहीं हुई। जब तक उनकी पिछली हुकूमत थी तो बड़ी कुर्बत थी, धरने के दौरान बड़ी कुर्बत थी, रोज़ाना तकरीबन मुलाकातें भी होती थी। लेकिन फिर कुछ उनकी तरफ से कुछ मेरी तरफ से जब वादा खिलाफ़ी हुई उनकी तरफ से, तो फिर दूरियां भी पैदा होनी शुरू हो गई। अब हाल में कोई, मेरा ख्याल में जब से वो लंदन गए, मेरा कोई रब्ता नहीं। क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि जैसे आप इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मसालियतकार का किरदार अदा कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये किरदार अदा कर दें? देखें, ये अच्छा परसेप्शन है। तो एक तो ये तासुर अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये तासुर कि मैं शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी हूँ। तो अच्छी परसेप्शन हो तो उसे चुप करके रखना चाहिए बजाय इसके कि बता दें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी और आइनी बहरान के तनाज़ुर में क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको तो मैं सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि वापस आएँ पाकिस्तान, और अगर सियासत करनी है यहाँ पे तो यहाँ आकर सियासत करें। सियासतदान को डरना नहीं चाहिए। आसिफ जरदारी 11 साल या 9 साल या 7 साल रहा जेल में। बड़े सियासतदान जेलों में रहे, लेकिन बाद में कई दफ़ा भाग भी गए बढ़ के मार के। लेकिन नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए पाकिस्तान। मरियम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी और गिरफ्तारी ना करने की गारंटी दी गई है। आपके ख्याल में ये गारंटी किसने दी होगी? इस पे कुछ तबसरा तो नहीं किया जा सकता। अगर गारंटी होती तो फिर वो वापस आ जाते। तो अभी तक तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई गारंटी है। अब तो खैर वैसे ही ख़तरा हो गया कि पंजाब चला गया इनसे, तो अब मुझे ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन हिम्मत करनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत की महंगाई का मलबा मुस्लिम लीग नून पर गिरा है। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हुकूमत ली, तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? फिर इसका फ़ायदा इमरान खान को हुआ और किसे होना था पॉलिटिकली, और इसका नुकसान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को हुआ, जिनको आपने दबा दिया महंगाई बेरोज़गारी के मलबे के नीचे। फैसल मस्जिद के पहलू में वाक़े वालिद ज़ियाउल हक शहीद के मज़ार पर फातिहा ख़ानी के लिए आए। जनरल ज़ियाउल हक साहब के नज़रियात और अफ़कार आपके सियासी ख़यालात से मेल नहीं खाते। क्या आपके और जनरल साहब के दरमियान कभी सियासी मौज़ूआत पर बात हुआ करती थी? बात तो हर मौजू पे हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि हम सियासत में नहीं थे। लेकिन मिशन वही है, नज़रिया वही है, क़िबला वही है। तो जो उनका एक ख्वाब था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, उसी नज़रिए पे इसको चलाना है, उसी मिशन को हम लेकर चले।
और हकीकत आपको बताऊं, ये जगह ऐसी है जहाँ हम खड़े हुए हैं कि जिसने अपने नज़रिए से इनहाफ किया, अपने असूलों को तोड़ा, कभी कामयाब नहीं हुआ। तो इसी जगह पर हर साल बरसी हुआ करती थी ना, तो इसी जगह पर आकर बड़े बड़े जो लीडर थे कहते थे हम उस मिशन को पूरा करेंगे। जिस दिन से उस पटरी से उतरे हैं, कभी उस पटरी पे वापस चढ़े नहीं। नवाज शरीफ को जनरल ज़िया साहब का सियासी बेटा और वारिस कहा जाता था। आप 1990 वाली और 1907 वाली कैबिनेट में वज़ीर भी रहे। आपने सियासी दावपेच अपने वालिद साहब से सीखे या नवाज शरीफ से? नवाज शरीफ साहब से तो कुछ सीखने को इतना नहीं मिला। अपने वालिद को मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दफ़ा के लिहाज से, पाकिस्तान की जो बैरूनी मामलात थे। आपने जब दो हल्कों से इलेक्शन लड़ा, आप जीतते रहे। जब आपने एक हल्के से लड़ा तो हार गए। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह 2 हल्कों से होगा। 2008 की हार के बाद आपने 2010 में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली, मगर 2018 में हारने के बाद आप इक़्तिदार की दौड़ से दूर निकल गए। एक तो इलेक्शन जो है ना, वो हम हारे नहीं थे, हम उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार हो गए। और ये बड़ी लंबी दास्तान है, उस पर मैं कोई गिला किसी से नहीं है मुझे। लेकिन फिर जी ही नहीं चाहा कि मेरी ये हिस्ट्री है कि जब मैं पिछली दफ़ा इलेक्शन हार गया था, तो मैं जो भी अरसा बीच में रहा 4 साल 5 साल का, मैं पार्लियामेंट की तरफ मुँह भी नहीं किया। एजाजुल हक से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। ले सर, अब थोड़े ज़रा हल्के फुल्के सवाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बैरून मुल्क तालीम हासिल की और वहीं जॉब भी की, लेकिन शादी पाकिस्तान में की। बैरून मुल्क बहुत से दिल तो टूटे होंगे। थोड़ा बहुत तो ताल्लुकात दोस्तियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल तोड़ने की भी नौबत आई हो, लेकिन बज़ाहिरन ऐसा नहीं था। आप कहना चाहते हैं कि आप आशिक मिजाज नहीं है? आशिक मिजाज तो हर कोई होता है मेरे ख्याल में। ये तो जो कहेगा वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन शादी भी अपनी पसंद की थी, सेमी अरेंज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने 40 साल से ऊपर हो गए, और मैं समझता हूँ कि बेस्ट चॉइस ऑफ माई लाइफ। आपको शोख और रोमानवी म्यूज़िक पसंद है? पसंदीदा गाना? ओहो कोई एक इम्पैक्ट कर जाता है गाना। तो एक वो मेहदी हसन की गज़ल थी कि मैंने हाथों की लकीरों से चुराया है तुझे, यूँ तो दुनिया में सभी मोहब्बत किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। इस गज़ल के ये जो लाइनें हैं ना, पूरा दीवान इसके लिए आप दे सकते हैं। चिट्टियाँ कलाइयाँ के बारे में क्या? चिट्टियाँ कलाइयाँ बड़ा सुना है। उसके अलावा और भी शादी के बड़े गाने, शादियों में थोड़ा बहुत फैमिली में डांस वांस भी किया। पसंदीदा सिंगर कौन सा है? नूरजहाँ, मेहदी हसन हो गए पाकिस्तान, अहमद रुश्दी, वहीद मुराद और ज़ेबा की मूवी थी, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो इतनी पसंद आई कि एक दिन मैटनी शो दिन में लगा हुआ था, तो हम उस दिनों 4वीं 5वीं जमात में थे। तो स्कूल की बस में हम आए, कोयटा की बात है, 65 की जंग लगी हुई थी। वो बस्ता जो है वो बस में छोड़ दिया और उतर के हम सारे फिल्म में घुस गए। वो लकीली हमारे वो बड़े मशहूर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कैप्टन पीर मोहम्मद साहब, वो सारी उम्र जनरल साहब के साथ रहे, सिपाही की हैसियत से लेकर और कैप्टन तक ऑनररी हाउस ADC थे। वो गए, फिरता टुरता बाजार चला गया और पता नहीं उस बस में कैसे चढ़ गए। देखा तो मेरा बैग पड़ा हुआ था आगे। बस उसने जाके जो शिकायत लगाई वो पहली दफ़ा अपनी वालदा से थोड़ी डांट और थोड़ी मार। गोल्फ के अलावा कौन से खेल पसंद है? स्कॉश बड़ी खेली है, यानी आज जो मेरी बैग में कभी कभी स्पेज़म आ जाता है तो वो स्कॉश की वजह से। क्रिकेट खेली है, हॉकी खेली है, फुटबॉल खेला है बचपन में, यानी कि स्कूल की टीम में रहा क्रिकेट की। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मैं एक ही टीम में हुआ करते थे। पोलो देखने का शौक है, वो कभी जरूरत नहीं हुई कि घोड़े पे चढ़ के तो खेलें। नहीं सर, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 टुडे और व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे तो आई वुड रेट हिम लाइक 5। अब तो यानी ही इज़ द 9 आउट ऑफ 10 मैं समझूंगा। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। 2 आउट ऑफ 10। कलाबाजियों के, जल्दबाजी के जल्दबाजी के। अब मैं 2 नंबरी तो नहीं कह सकता। इन लोगों को एक एक मशवरा दें। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए वापस। इमरान खान मर्दम शनासी करें, अच्छे लोगों को अपने साथ लगाएं। शेख रशीद और मैं बड़े पुराने साथी हैं, तो शेख रशीद जहाँ खड़ा है वो ठीक खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी, मतलब उन्होंने अपना मुकाम बनाया सियासत में। इनके वालिद के साथ
बहुत करीबी ताल्लुक थे मेरे वालिद के। इनके वालिद ने हमारा हादसे के बाद बड़ा साथ दिया। तो एक वो फैमिली का जो ताल्लुक होता है ना, चाहे मिले बहुत कम लेकिन वो बहुत ताल्लुक है। ये उन्हें कहूँगा कि आप जहाँ खड़े हो यहाँ खड़े रहना। फवाद चौधरी भी दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत सी कलाबाजियाँ खाई उन्होंने सियासत में, और वो भी अब इस मुकाम पे पहुँच गए कि सही जगह पे सही टाइम में आ गए। ख्वाजा आसिफ साहब भी मेरा बहुत ही पुराना ताल्लुक है। जब अबू धाबी में वो थे बैंक में, मैं बहरीन में था बैंक में, जब से हमारे ताल्लुकात। ख्वाजा आसिफ साहब को मशवरा ये दूंगा कि थोड़ा सा ज़रा हाथ हल्का रखा करें। आरिफ अलवी इंटेलिजेंट, और मैंने उनको एक अच्छा साफ सुथरा पॉलिटिशियन पाया। मशवा अल्लाह ताला ने उनको मनसब दे दिया है, जहाँ पर पहुँच गए हैं बस उस पर कायम रखें उसको। मरियम नवाज मतलब लीडर तो इन द सेंस के नवाज शरीफ की बेटी के हैसियत से बन गई हैं, इमेच्योर पॉलिटिक्स से बेसिकली, तो शी शुड बी लिटिल बिट मोर मैच्योर। बिलावल भुट्टो जरदारी जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा आज मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। मौलाना फजलुर रहमान, एक ही बात है कि वो हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं, उनको चाहिए कि कहीं एक जगह स्टैंड लेके खड़े हों। शीरी मज़ारी भी हमारा इख्तलाफ भी है और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। ज़रूरत है उनके अंदर बात करने की, बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल तो मेरा भाई है, वो बात कर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ताल्लुक़ क्या है। ताल्लुक़ निभाना सीखना चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़, उनको मशवरा दूंगा कि वो भी थोड़ा पहले तोलो फिर बोलो। शहबाज शरीफ के उंगली हिलानी बंद करें, काम पे तवज्जो दें। वन वर्ड फॉर आसिफ अली जरदारी, आजकल की सियासत में उनका नाम है। अरफन मौला, शाहिद खाकान अब्बासी, मैच्योर सियासतदान है लेकिन जज्बाती थोड़ा। शहरी रहमान, गुड डिप्लोमेट। मुराद अली शाह, बचपना। चूज वन, क्रिकेट या गोल्फ, हारूनाबाद या पिंडी, दोनों। नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ ऑब्वियसली, अगर इन दोनों में चॉइस है तो। बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफा भुट्टो, दोनों से मैं कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान या जनरल कमर जावेद बाजवा। देखिए अब ये भी बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए हैं। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो लोग देखेंगे उनको पसंद भी आएगा और कुछ सीखेंगे भी इंशाअल्लाह।